नमस्कार मित्रों, आज सीधू ने सट में हमारे साथ लखनऊ से देश के प्रतिष्ठित संपादक रहे अजय शुक्ल जी जुड़े हैं। अजय जी, आपका सीधू ने सट में स्वागत है। जी नमस्कार। और आज जो मुद्दा हम जिस पर चर्चा करना चाहते हैं, बहस करना चाहते हैं, आपकी राय जानना चाहते हैं, आपके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को समझना चाहते हैं, वो ये है कि बिहार का चुनाव संपन्न हुआ और राहुल गांधी कहां है, ये सवाल कई लोगों को हो रहा है। तो हमने सोचा कि आपसे सीधा क्यों न पूछा जाए कि राहुल गांधी के बारे में भाजपाई लोग इतने क्यों परेशान रहते हैं, और चुनाव आने के पहले, चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद में, राहुल गांधी की विदेश यात्राओं में ये इनको उनका पीछा क्यों करते रहते हैं, इतने परेशान क्यों है राहुल गांधी से। हालांकि वो कहते हैं कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, फिर भी प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा का छोटा सा छोटा कार्यकर्ता जो है वो राहुल गांधी को क्यों टारगेट कर रहा है। मेरे ख्याल से आप उसका विश्लेषण सही मानों में करेंगे, इसलिए आपका फिर से एक बार स्वागत है और हम आपसे राय जानना चाहते हैं। अजय जी। नमस्कार हरि भाई, आपको और जितने हमारे प्यारे दर्शक हैं उन सभी को। और मैं राहुल गांधी को दिखा देता हूं पहले कि कहां हैं। ये देखिए, मेरे ख्याल से मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ में है, कहीं मीटिंग में है। आप अभी देखिए ना, देखिए सर। वेणुगोपाल भी है बगल में, मीटिंग है मेरे ख्याल से कल की मीटिंग। ये जो है, इसीलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूं। चिदम्बरम है, पायलट भी दिखाई दिए। ओ, उनकी पार्टी के लीडरों की मीटिंग है जी। अचानक काम पर लगे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं कि इसमें सभी सेल के लोग हैं, सभी लोग हैं, और इसमें जो है कंप्रीहेंसिव जो स्ट्रेटजी रिव्यू किया जा रहा है मीटिंग का। इसमें एआईसीसी के सारे इंचार्ज जनरल सेक्रेटरीज हैं, पीसीसीज के लोग हैं, और सीएलपी लीडर्स हैं, आईसीसी के सेक्रेटरीज हैं। तो इस तरह से आप ये समझिए देश भर में कैसे कैसे क्या स्ट्रेटजी को आगे कैसे करना है। चूंकि बिहार के चुनाव से जो डेटा सामने आया है, उस डेटा के बाद में किस ढंग से करना है। इसके पहले राहुल गांधी ने बैठ के कल जो तैयार किया था, तो वेस्ट बंगाल के लिए टीम तैयार की है, उसको ड्यूटी सौंपी है। इसके पहले मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी ने बैठ करके स्ट्रेटजी तय की, दूसरे अदर्स लीडर्स के साथ में डिस्कशन किया है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि राहुल गांधी रेगुलर अपने काम पे लगे हुए हैं, फिर अपने तमाम सारे लीडर्स से भी जैसे होता है मिलना होता है और सारी चीजें वो भी चल रहा है। उस क्रम में जैसे मैं आपको उसका उदाहरण एक दिखाई देता हूं कि मान लीजिए आप यदि कहेंगे, इसलिए जरूरी है क्योंकि हालांकि ये बताने की आवश्यकता नहीं है, राहुल गांधी किसी के पैसे से ना कहीं विदेश घूमते हैं ना देश में घूमते हैं, वो अपने ही पैसे से जाते हैं, अपने ही पैसे से करते हैं। ये आप देख लीजिए, ये तेलंगाना के लीडर्स के साथ थे। जब जिस समय रिजल्ट बिहार के आए थे, उसी समय जो उपचुनाव हुए थे उनके भी रिजल्ट आए थे। जहां से जीते जीते हुए कैंडिडेट थे वो राहुल गांधी के पास आ रहे थे, मिल रहे थे, और उनके साथ में डिस्कस हो रहा था, आगे के लिए स्ट्रेटजी तय की जा रही थी। हिमाचल के लीडर्स आए थे, वो था। राहुल गांधी के ही निर्देश पे जो कमेटी बनाई गई है, Bihar people are not believe but come from Bihar is unbelievable for all of us. This is not only for Congress
entire Bihar people are not believing it. Our alliance parties, we discuss with all of them, they are not believing it. And I don't know, media people also, whether you believing or not. Because 90% plus strike rate for है. तो मैं ये उदाहरण बता रहा हूं कि पूरी डिस्कशन लगातार चल रही है। राहुल गांधी एक एक चीज को लेके अपडेट हुए। देखिए बिहार चुनाव में एक बड़ी अच्छी चीज सामने आ गई कि जनता कांग्रेस गठबंधन के साथ है, जनता खिलाफ नहीं। कि सोचिए 30 लाख करोड़ रुपया 30 लाख करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है, फिर भी स्थिति है 6 चीफ मिनिस्टर वहां लगातार डिप्यूट कर दिए गए, उनके साथ उनके तमाम डिप्टी सीएम डिप्यूट कर दिए गए। इसके बाद में 1.5 दर्जन केंद्रीय मंत्री वहां लगा दिए गए और इसके बाद में पूरे 200 से अधिक सांसद वहां लगा दिए गए। सोचिए इतना पैसा, इतना सब कुछ लगाने के बाद स्ट्राइक कितनी है? 89 सीट। इतना सब कुछ बांटने के बाद चुनाव आयोग बिछ के पड़ा था, साहब सीट आप पहले ही प्रमाण पत्र ले लो। इसके बाद ये हालत है। अब मैं आता हूं, कांग्रेस पार्टी जिसके पास संसाधन नहीं था, सुविधाएं नहीं थी, पिछली बार से कांग्रेस पार्टी जो है कम सीटों पे लड़ी। पिछली बार 70 पे लड़ी थी, इस बार 60 पे लड़ी। तो अब 60 के हिसाब से निकालेंगे तो पिछली बार से बहुत ज्यादा परसेंटेज बनेगा, लेकिन मैं उससे निकालने के बजाय मैं वोट से ही गिना देता हूं। पिछली बार से 4.25 लाख वोट कांग्रेस पार्टी को ज्यादा मिला। पिछली बार 4.25 लाख। एक चीज। दूसरा आप देखिए, जो आरजेडी है उसे पिछली बार से करीब 19 लाख वोट ज्यादा मिला। साहब जनता ने महागठबंधन की किस पार्टी को कम वोट दिया? तो फिर आप कहेंगे कि बीजेपी गठबंधन जीत कैसे गया? तो जीतना जान लीजिए, जीता नहीं है साहब। 128 सीटें हैं, एक दो नहीं, 128 सीटें हैं। जिन सीटों पे जो है ये कैसे जीते हैं वो जानिए, आप डाल लीजिए, गूगल कर लीजिए तो भी आपको आ जाएगा कि मैं आपको डिलीटेड वोट से मार्जिन कम है। यस सर, यस सर। तो यही कह रहा हूं, एक तो ये है, दूसरा एसआईआर का कमाल है ये। यस बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा जान लीजिए, मैं एक सवाल नहीं, एक दूसरा फैक्टर भी जान लीजिए। ये नरेंद्र मोदी का जो अडानी का एजेंट है और सांसद है, जिसके कारण वो सांसद बना है, जहां अडानी का गोड्डा में प्लांट लगा हुआ है, वहीं का ये सांसद है निशिकांत दुबे। और इसको आप देख लीजिए किसके साथ डील कर रहा है, ओवैसी के साथ। मैं ये इसलिए बता रहा हूं, ओवैसी इज वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड। मैं नहीं कह रहा हूं साहब, ये कह रहा है खुद भारतीय जनता पार्टी का सबसे नफरत फैलाने वाला लीडर। तो अब आप सोच लीजिए कि जिसका सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड हो, तो ये इसलिए जानना जरूरी है कि इस देश में तमाम नैरेटिव बनाने वाले तो नैरेटिव बनाते हैं, लेकिन हमें तो सच जानना चाहिए, बोलना चाहिए। तो हम तो बोलेंगे नहीं, अजय और जी, वही बोल रहे हैं। अजय जी, इसमें मेरा एक सवाल है। चवन्नी छाप लोग भी, मान लीजिए कि मैं गांव में हूं, सामाजिक कार्यक्रमों में हम लोग बैठते हैं, शादी वगैरह में या तो किसी और सामाजिक प्रसंग में, वहां चवन्नी छाप लोग भी अब कहने लगे हैं कि राहुल गांधी तो विफल हो गया, वो तो अब ऊपर आने वाला नहीं है। ये नैरेटिव बनाया गया है। बेचारे जानते नहीं कि राहुल गांधी पढ़ा लिखा आदमी है और उसकी डिग्री बोगस नहीं है। और दूसरा,
वो आपने जैसे कहा कि उसको ज्यादा वोट मिले हैं, बावजूद एसआईआर ने जो डिलीट किए हैं 128 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बिहार की, उससे तो उनका मार्जिन जो है, जीतने वालों का मार्जिन कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने वहां पर बीजेपी जेडीयू को जिताया है, यही तो तर्क है। मगर इससे लड़ना कैसे होगा? सर मैं यही तो कह रहा हूं, इसी के लड़ने को लेके देखिए, अभी तक आपके पास एसआईआर हुआ नहीं था कंट्री में कहीं, बिहार के चुनाव के ही पहले हुआ। इसके पहले आप देखिए कुछ और प्रॉब्लम्स थी, धीरे धीरे पकड़ के उनको वो किया गया। 100% तो कभी कुछ खत्म नहीं होता है। जब हम राम राज्य की बात करते हैं तो उस समय भी तमाम गुनाह होते थे, तो वही स्थितियां हैं। लेकिन आज की यदि आप बात करेंगे तो आज के हालात ये हैं कि पूरे देश में यदि आप देखेंगे तो आज हर तरह का गुनाह हो रहा है, हर तरह के कुकर्म हो रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए ऐन मतदान के एक दिन पहले दिल्ली में ब्लास्ट होता है, मुस्लिम पूरे टारगेट कर दिए जाते हैं, और जब पकड़े जाते हैं तो पता चलता है साहब डॉक्टर प्रियंका शर्मा इसकी किंगपिन है। सामने आ जाता है एक बयान, तो आप उन्हीं का सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी के जो जेम्स बॉन्ड है, क्या कहते हैं, वो खुद ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने कहा। मगर ये चवन्नी छाप लोगों को, जो उनको जो नैरेटिव है राहुल गांधी को बदनाम करने का, ये चवन्नी छाप लोगों का क्या करेंगे? वो उसका मुकाबला कैसे करेंगे? ये सुनिए, सॉरी, exposed as a man with the same. The number of persons that ISI is recruited for intelligence task in India. And let me tell you one small thing, now that I have been exposed as a man with the same. The number of persons that ISI is recruited for intelligence task in India, there have been more Hindus than Muslims. If see all the number of cases from 1947 which have been this thing under the official secret act and the counter marriage cases, I think people in media must be the things that all these cases which come, more than 4,000 cases, probably not even 20%. So it's a very wrong concept. We will carry the Muslims with us. मतलब आप सोचिए 80% से अधिक जो है जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की, जो इन आतंकी और पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हैं, ये खुद अजीत डोभाल बता रहे हैं 80% वो हिंदू हैं। अरे हमारे भावनगर के भट्ट आईएसआई के लिए काम कर रहे थे, हिंदू थे। मैं यही कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं भैया, नरेंद्र मोदी का ही जेम्स बॉन्ड कह रहा है साहब। तो देसाई साहब, आप तो गुजरात में बैठे हैं, आप अपने गुजरात का बता दीजिए। जो वो डीआरडीओ का वैज्ञानिक पकड़ा गया, इतना बड़ा प्रोफेसर, वो जो पकड़ा गया वो तो आरएसएस का ही था, जन्मजात था, उसके बाप भी आरएसएस के थे, और वो आदमी आईएसआई के लिए कर रहा था। तो मैं यही कहता हूं, जब इनके पकड़े जाते हैं तो वो नहीं बताएंगे। ये धारणा ऐसी पैदा करते हैं क्योंकि इनके पास में क्या है, कारपोरेट, और कारपोरेट के हाथ में क्या है, दो चीजें हैं, पैसा है और मीडिया है। तो बड़ा तबका वो है जिसके जरिए भ्रम फैलाया जाता है, झूठ फैलाया जाता है। हमारे यहां, मैं बड़ी ईमानदारी से कहता हूं, मैं अपने परिवार में भी देखता हूं, पढ़े लिखे गधे हो गए, अपने ही किताबें, अपने ही ग्रंथ, अपनी ही चीजें नहीं पढ़ रहे हैं कि सच्चाई लिखी क्या है। तुम अपनी पढ़ो, मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरी पढ़ो, आप अपनी पढ़ लो, और यदि पढ़ोगे तो पता चलेगा सच्चाई क्या है। तो झूठ फैलाना, नफरत फैलाना, क्योंकि इसी से तो नफरत फैलेगी, इसी से तो होगा। अच्छा, टीवी मीडिया में आप देख ही रहे, सुधीर चौधरी जैसे लोग, इसीलिए 15-15 करोड़ रुपया उन्हें दिया जा रहा है। आज तक तो किसी को नहीं दे दिया गया था 15 करोड़।
अरे आप खुद इंडियन एक्सप्रेस जैसे बड़े ग्रुप के एडिटर रहे, जिसे बहुत अच्छा पे मास्टर माना जाता था, लेकिन आज तक आप बता दो कि 1 करोड़ रुपया आपको सैलरी दी गई हो। तो मैं सीधी सी बात बता रहा हूं कि सर आप देख लिए, मैं भी एचटी में रहा, इंडिया न्यूज में रहा और दूसरे ग्रुपों में रहा, अभी भी कंसल्टिंग एडिटर हूं। चलिए कंसल्टिंग में तो उतना नहीं मिलता है क्योंकि आप रेगुलर नहीं होते, लेकिन जाहे में मिलता है साहब। वो भी पद पे तो मैं रहा हूं, चीफ एडिटर रहा हूं 15 चैनलों का और अखबार का सबका। इसके बाद में मुझे नहीं कभी मिल गया। क्यों? वजह साफ है कि आप किसी एजेंडे के लिए जब काम करते हैं तब ये होता है। हम तो देश के लिए काम करते हैं, हमारे लिए देश पहले। आप कॉर्पोरेट के लिए, कॉर्पोरेट के एजेंट बन के काम नहीं करते हैं, सच्चाई के लिए काम करते हैं, इसलिए आपको कोई चिंता ही नहीं है। और 2 वक्त की रोटी चाहिए ना हमें, और क्या है। हम अपना पत्रकार धर्म निभाएंगे, मगर प्रश्न ये है कि ये चवन्नी छाप लोग जो किसी भी मिलन समारोह में, शादी के समारोह में, कहीं भी जिस प्रकार से वो नैरेटिव फैलाते हैं, उसका मुकाबला करने के लिए राहुल गांधी के पास कौन सी स्ट्रेटेजी होगी? क्योंकि ये तो झूठ फैलाने वाले गधे हैं और मैं बस पढ़े लिखे लोग यही आ रहा हूं, यही समझिए। अब ये चीज तो हुई एक समस्या। हमने पहली तो बात थी कि हमें बीमारी ही नहीं पता थी कि हम क्यों बार बार गड़बड़ हो रहे हैं। तो हमें एक बीमारी पता चली, फिर हमने और डिटेक्ट किया तो हमें दूसरी बीमारी पता चली, तीसरी बीमारी पता चली। अब हमारे पास में जो अब तक मौजूद बीमारी है वो हमारे सामने आ गई। हमने 2-3 बीमारियों का तो इलाज कर लिया था। अब जो तीसरी बीमारी आई वो आई एसआईआर के जरिए कि कैसे बल्क में आपके सेंट्रली वोट काटे गए और कैसे जोड़े गए। फिर इसके बाद में आपके सामने आ गया कि इलेक्शन कमीशन के सामने, जो इलेक्शन कमीशन कहता है वोटर को घर से मतदान केंद्र भी नहीं ले जाया जा सकता है अपनी गाड़ी से चुनाव के समय जी। अब आप सोचिए, वही इलेक्शन कमीशन एक बार नहीं रोक रहा है कि दूसरे राज्यों से इतने मतदाता जो फर्जी तरीके से बना के, जो वहां पर भी हैं यहां पर भी हैं और तमाम तरह से करके जिनका इस्तेमाल किया, जो ट्रांसफर किए जा रहे हैं, साफ सामने आ रहे हैं। क्या एक्शन लिया है आप बताइए? दूसरे को कहते हैं एफआईआर दर्ज कर देंगे, कर देंगे। खुद भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा सदस्य वो दिल्ली में भी वोट डालता है इसी साल, ये भी नहीं कि पिछली साल डाला था, इसी साल वहां डालता है विधानसभा में और इसी साल आके बिहार में डालता है। इसी तरह अजीत झा हो या संतोष ओझा हो या और कोई हो, ये इतने सारे नाम हैं कि आप नाम नहीं गिना सकते। और ये है कौन? ये कोई कांग्रेस के नहीं है, ये कोई आरजेडी के नहीं है, वो किसी और के नहीं है। तो साहब ये चल रहा है। अब ऐसी स्थिति में इसे रोकना कैसे है, इसके लिए प्लानिंग करनी। अब एक तरीका है कि हम वायलेंट हो जाए। वायलेंट होना हमारे गांधी और नेहरू ने हमें सिखाया नहीं। उन्होंने हमसे कहा है लंबी लड़ाई लड़िए। पंडित नेहरू ने अपने पहले चुनाव में क्या कहा था? जब नामांकन भरा और नामांकन भर के फूलपुर गए और फूलपुर पहुंच के एक ही भाषण दिया था, वो भाषण आज भी याद करना बनता है। कहिए मैं सुना दूं वो हमारे दर्शकों को, यदि मुझे लगता है सुनाया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा होगा कि नेहरू ने शब्द क्या कहे थे कि आप ये समझिए कि हम कैसे करें और क्या करें। तो ये नेहरू थे और ये नेहरू का संदेश था। आज भी हो रहा है, लेकिन आज नेहरू को किस तरीके से और कैसे कहा जाता है, ये हमारे लिए, देश के लिए, सबके लिए एक शर्मनाक हालात होते हैं। क्योंकि हालांकि कांग्रेस ने देखिए 2000
24 के लोकसभा चुनाव में देखिए संसाधन, हर चीज की कमी, कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज, इन सब के बावजूद जो भारतीय जनता पार्टी 400 पार कह रही थी उसे 240 पे रोका था। और अब जब बात होती है तो आप सुनिए नेहरू की शालीनता और सारी चीजें। 12 दिसंबर 1991 को नेहरू ने इलाहाबाद में चुनावी रैली को संबोधित किया और कहा, अब जबकि एक अरसे बाद मैं, और ये देश का पहला चुनाव था, अब जबकि एक अरसे बाद मैं यहां इलाहाबाद में आपके सामने खड़ा हूं, अरसे बाद मतलब काफी लंबे समय बाद खड़ा हूं, तब भी मैं आपसे यह नहीं कह सकता कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूं इसलिए मुझे वोट दीजिए। मैं यह भी नहीं कह सकता कि अगर आप मुझे वोट नहीं देंगे तो मैं आपको छोड़कर चला जाऊंगा। आपको वोट देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं। मैं यहां वोट की भीख मांगने नहीं आया हूं। आप देख लीजिए, मैं यहां वोट की भीख मांगने नहीं आया हूं। बराए मेहरबानी, हम पे मेहरबानी एहसान मत कीजिए, बराए मेहरबानी यह बात अच्छी तरह समझ लीजिए, चाहे वह इलाहाबाद हो चाहे कोई जगह, मैं कहीं भी ना तो अपना बचाव करूंगा ना वोट देने की अपील करूंगा। यह बिल्कुल अजीब बात है कि जब मैंने अपना पूरा जीवन जनता की सेवा में बिता दिया और काफी अच्छा काम किया और कुछ गलतियां भी की, तो अब जब मेरी जिंदगी के चंद साल बाकी हैं तो मैं झूठे वादे क्यों करूं। इसी तरह एक और चुनाव याद आता है जब पंडित नेहरू, जिसमें वह 60 रह चुके ब्रह्मचारी, जो पंडित नेहरू के बहुत बड़े अनुयायी थे, वो ब्रह्मचारी खुद एक संस्मरण बताते हैं कि नेहरू जी आगरा में, ये 1920 की बात, जब पंडित नेहरू नए नए आंदोलन में कूदे थे और पंडित मोतीलाल नेहरू के बेटे थे, वो पंडित मोतीलाल नेहरू जो उस समय के सबसे बड़े इनकम टैक्स पे ही थे। आप सोचिए, तो उस समय की आगरा में संयुक्त प्रांत का, उस समय यूपी को संयुक्त प्रांत कहते थे, तो संयुक्त प्रांत का महासम्मेलन हो रहा था। तो ब्रह्मचारी जी बुलंदशहर के रहने वाले थे, वो अपने 10-12 साथियों के साथ सम्मेलन में आए थे। अब वो नेहरू जी से क्या बात करें, नेहरू जी जैसा विद्वान और ब्रह्मचारी जी तो यहीं के। तो जैसे ही खत्म हुआ कार्यक्रम तो नेहरू जी के पास कटसी में जैसे होता है, जैसे कोई कह देता है कि कभी आप बुलंदशहर भी आइए, तो नेहरू जी ने कहा कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, यहां से अभी निकलता हूं तो आपके बुलंदशहर ही चला चलता हूं। अब ब्रह्मचारी जी खुद कहते हैं कि मैं तो सकपका गया कि मैंने तो कटसी में कहा था, नेहरू जी तो बोले चलो तुम्हारे पास ही चले चलते। अब कहे मैं कुछ कह भी नहीं सकता था, तो कहा खुर्जा में जो है मेरा घर था, तो मैं अपना कहा कि खुर्जा से चलना है, तो कहा कोई बात नहीं चले। और उन्हीं के साथ वहां पर तो उनके लिए पूरी सुविधा थी, तो गाड़ी से वहां तक स्टेशन तक छोड़ा गया। स्टेशन में पहुंच के नेहरू जी ने अपनी और उनकी और उनके लोगों की सबकी टिकट खुद खरीदी, और जब ट्रेन वहां पहुंची, अब पहुंचने के बाद कोई सुविधा, कोई उस समय आज की तरह मोबाइल तो थे नहीं, कह देते या फोन थे, तो वहां पर इक्के से टांगे चलते थे, घोड़ा गाड़ी जिसे कह सकते हैं। जी जी जी। तो उससे वो उनके घर तक गए। घर उनका बिचारों का सामान्य सा बड़ा छोटा सा जैसा। नेहरू जी वहीं फर्श में उनके जो अपने साथ एक झोला रखते थे, उसी झोला में चद्दर थी, वो चद्दर बिछाई और वो की उन्होंने एक तकिया दी, एक और चद्दर दी, ओढ़ के उन्हीं के साथ वहीं लेटे। अगले दिन का एक वहां सभा का कार्यक्रम कर लिया गया, सारे लोगों को इन्फॉर्म किया गया। नेहरू जी का नाम सुनते ही एक बड़ी भीड़ जमा हो गई। वहां पे नेहरू जी ने सबको संबोधित किया। तभी ये खबर बुलंदशहर सिटी को भी पहुंच गई, तो बुलंदशहर वाले भी आ गए कि सर जब यहां तक आए हैं खुर्जा तक,
तो जिला मुख्यालय चूंकि बुलंदशहर था तो वो भी बोले हमारे यहां, तो नेहरू जी ने जैसे हाँ किया तो वहां बड़ी रैली हो गई। नेहरू जी वहां भी रात में वहीं रुके, खुड्डी वाली जो होती थी टॉयलेट वो यूज हुई, और उसके बाद में आप सोचिए आप, ये नेहरू थे। ये और नेहरू वही थे। ब्रह्मचारी, नहीं यही नहीं खत्म होता है, वही ब्रह्मचारी जी नेहरू जी के खिलाफ चुनाव लड़ने हिंदू महासभा ने उतारा। एक शब्द ब्रह्मचारी जी ने नेहरू जी के खिलाफ नहीं बोला, और नेहरू जी ने भी ब्रह्मचारी जी के खिलाफ नहीं बोला। ब्रह्मचारी, और ब्रह्मचारी जी कई बार चुनाव में जब वो होता था तो रात में आके आनंद भवन में खाना खा के जाते थे, और नेहरू जी तो बस वही एक भाषण दे के चले गए, वो तो आए नहीं दोबारा। लेकिन नेहरू जी ने एक शब्द कहा कि ब्रह्मचारी जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन वो गलत लोगों के हाथ में खेल रहे हैं, गलत एक नफरत वाले संगठन के साथ हैं, इसलिए हमारा उनका विरोध है और कोई विरोध नहीं। और खुद ब्रह्मचारी जी ने कहा कि पंडित नेहरू जितना महान कोई नहीं हो सकता है, लेकिन वो हिंदू कोड बिल ला करके और इस तरह से ये करना चाहते हैं, और इसलिए वो इसके विरोधी हैं, इसलिए हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बात हमारे दर्शकों को बताना चाहिए। डॉक्टर आंबेडकर हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे, हिंदू महासभा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार पटेल इवन इसके खिलाफ थे, और नेहरू ने कहा था कि मेरा इस्तीफा हो जाए मगर मैं हिंदू कोड बिल उसको पास करा के रहूंगा, ये उन्होंने ठानी थी। मगर उनकी पार्टी के दबाव में इवन राजेंद्र प्रसाद हिंदू कोड बिल के खिलाफ थे। वो जो पत्र व्यवहार है नेहरू और उनका वो हम जानते हैं। तो ऐसे नेहरू थे। मगर देखिए एक बात नहीं, फिर नेहरू ने, आप देखिए नेहरू ने टुकड़े टुकड़े में करके 4 टुकड़े में वही हिंदू कोड बिल जो अंबेडकर चाहते थे लाके पास किया। जिस अब आप देखिए वही ब्रह्मचारी जो नेहरू के लिए इतने कीन थे, वही और बुराई नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हिंदू कोड बिल। और नेहरू किस कारण से हो रहे हैं? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर से उन्होंने कहा था मैं पास कराऊंगा, चलो मैं पूरा नहीं ऐसे करा पा रहा हूं, मैं इसे कराऊंगा जरूर, और करा के दिया। तो ये नेहरू, और उसमें तो वही चीज मैं आज की डेट में है कि आज वही नफरत है। एक तरफ यह पनपाया जा रहा है ये सनातन विरोधी हैं, ये हैं, ये ऐसे हैं, जबकि वास्तविकता ये है यह देश इसलिए आगे बढ़ा क्योंकि पाकिस्तान की तरह हम कट्टर नहीं बने, हम मुस्लिम नहीं बने, हम सेकुलर बने, इसलिए दुनिया में हमने परचम लहराया। आज आप देखिए दुनिया में भारत की जो बेइज्जती हो रही है, भारत का पासपोर्ट जो 74 नंबर पे था आज 85 नंबर पे पहुंच गया। भारत का जो स्वतंत्र मीडिया प्रेस इंडेक्स है उसमें हम जाके कहा 151 नंबर पे जाके पहुंच गए। कहा हम गरीबी के मामले में कितनी बुरी स्थिति में आ गए, कहा हम भुखमरी में के देशों में शामिल हो गए। जो देश घट रहा था, जो भुखमरा मिला था, वो देश इतना समृद्ध करके दिया। आज मैं जिस घर से आता हूं कानपुर में, शायद खाने के लिए जुटाना हमारे पुरखों के लिए मुश्किल होता था। ये नेहरू की देन है, ये इंदिरा की देन है, ये राजीव जी की देन है, कांग्रेस की देन है कि जिसकी बदौलत मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर जॉब पाए, इज्जत से रहे, और वो बना सके कि हम बच्चे उनके एक स्वतंत्रता के साथ, सम्मान के साथ सांस ले सकते हैं, पढ़ सके, ज्ञान प्राप्त कर सके। नहीं तो शायद ये कांग्रेस नहीं होती तो मेरे बाप भी किसी अंग्रेज के पांव दाब रहे होते और हम भी दाब रहे होते। तो स्वाभाविक सी बात है, हमें यह सोचना होगा कि हमें आज जो मिला वो कांग्रेस की बदौलत मिला, और उस कांग्रेस को हम आज गाली दे रहे हैं उस धारणा के कारण जो धारणा हमें अंग्रेजों का गुलाम बनाए रखना चाहती थी, वो हिंदूवाद। तो ये एक है। तो इससे लड़ाई लड़नी है तो कैसे लड़ी जाएगी, यह इन सब चीजों को लेकर राहुल गांधी चिंतन कर रहे हैं।
और उनकी पूरी टीम इस पर काम कर रही है और मुझे लगता है जल्दी इस पर सफलता मिलेगी। जी अजय जी, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया। अंत में मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। एक, राहुल गांधी ने, जो कि लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने सर एक और चीज बता दो, बिहार में पूरे हिंदुस्तान में आज तक चुनाव हुए हैं, राहुल गांधी ने कहीं 16 दिन नहीं दिए, वहां 16 दिन उन्होंने लगातार यात्राएं की, इसके ये चुनाव के जस्ट पहले। और इसके बाद में जब टिकट बंट गई, क्योंकि टिकट बंटने तक कोई रैली का कोई मतलब नहीं था, जब टिकट बंट गई उसके बाद में राहुल गांधी ने 16 रैलियां की। टोटल कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे वो 60 थे और 60 में से 7 फ्रेंडली फाइट कर रहे थे। ऐसी स्थिति में आप सोचिए 50 बचे, उन 50 के क्षेत्र में उन्होंने रैलियां कर दी। कांग्रेस इंक्रीज करी है, कांग्रेस बढ़ी है, कांग्रेस घटी नहीं है। यह राहुल गांधी की उपलब्धि है। और जो लोग आज कह रहे हैं 6 सीट पे, वही बिहार था जहां कभी 2 सीट पे कांग्रेस रह गई थी, 4 सीट पे रह गई थी। राहुल गांधी के ही समय में जब अध्यक्ष थे तो कांग्रेस 27 सीट भी लाई। तो ऐसी स्थिति में यह कहना मुझे लगता है बेहद गलत होगा। सही बात है, मगर वो मैं उसी पर आ रहा था कि राहुल गांधी की जब बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी भी 2 सीट पर सिमट गई थी लोकसभा में, ये हम सब जानते हैं, और 303 पर आई मोदी के समय में और 240 पे सिमट गई और उनको बहुमत भी, पूर्ण बहुमत भी नहीं मिला। वो 2 बैसाखियों पर अभी सरकार चला रहे हैं, वो हम सब जानते हैं। उनके जो पार्टनर है वो इलेक्शन कमीशन है, ईडी है, सीबीआई है, एनआईए है और सेंट्रल एजेंसीज है, ये हम सब जानते हैं। मुझे समापन में 2 चीजें कहना है। राहुल गांधी ने मोदी को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को सनातन धर्म पर बहस के लिए चैलेंज किया है कि मोदी जब चाहें। सर यह भी बता दीजिए कि राहुल गांधी वेद, वेदांग, उपनिषद, इन तीनों को राहुल गांधी वर्बली उन्हें याद है, इतना उन्होंने अध्ययन किया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उन्होंने चैलेंज किया है, वो चैलेंज मोदी की हिम्मत नहीं है कि वो स्वीकार करे, एक बात। दूसरी बात, अंत में मैं ये कहूंगा कि सरदार पटेल ने नेहरू को आशीष देते हुए जो बात लिखी थी 14 अक्टूबर 1949 को, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था, कुछ स्वार्थ प्रेरित लोगों ने हमारे विषय में भ्रांतियां फैलाने का यत्न किया है और कुछ बोले व्यक्ति उन पर विश्वास भी कर लेते हैं, किंतु वास्तव में हम लोग आजीवन सहकारियों और बंधुओं की भांति काम करते रहे। बाकी उन्होंने बहुत लंबा लिखा है। नेहरू और सरदार के बीच में जो संबंध थे वो बंधु जैसे थे, वो सहकारिता के थे। और उन्होंने ये भी लिखा है कि मान लीजिए कि हम एक दूसरे से बहस करते थे और अंत में हम एक निष्कर्ष पर आते थे और राष्ट्र के हित में जो है वही काम पर हम लग जाते थे। आज आपने हमारे साथ जुड़कर राहुल गांधी और नेहरू की विचारधारा में क्या साम्य है वो भी आपने बताया, इसलिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हमारे दर्शकों को हम ये बातें बताना चाहते हैं कि उनको अपनी आंखें खोलना चाहिए, वो केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से प्रेरित न हो, ये हम चाहते हैं। सच्चाई क्या है ये भी समझें। और दूसरी बात, चवन्नी छाप लोग यदि कुछ फैलाने लगते हैं, झूठ फैलाने लगते हैं या तो झूठ परोसने लगते हैं, तो उसको न माने, ये हम हमेशा चाहते हैं। राष्ट्र के हित में, संविधान के हित में, लोकतंत्र के हित में हमेशा हमारे दर्शक और लोग, देश की जनता जागरूक रहे, यही हमारी अपेक्षा है और कोई हमारा स्वार्थ नहीं है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। यदि आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो सबसे ज्यादा उसको शेयर करें और कमेंट करें और हमारी यूट्यूब चैनल डॉक्टर हरि देसाई सत्यमेव तथ्यम उसको सब्सक्राइब करें। बस इतना ही कहना है। नमस्कार।